सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में बजट है। देश की सरकार अर्थात मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज बजट प्रस्तुत किया गया। चुनावी वर्ष के लिहाज से यह बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, तो ये आखिरी पूर्ण बजट वर्तमान सरकार का है। बड़ी उम्मीदों के साथ देश टकटकी लगाए देख रहा था कि आखिर निर्मला सीतारमण के बस्ते से निकलेगा क्या। आजकल वो ब्रीफकेस का इस्तेमाल नहीं करती, वो एक लाल कलर का बैग इस्तेमाल करती हैं, तो उससे बहुत कुछ निकला। अब वो निकला हुआ किस तरीके का निकला, इस पर हम बात करेंगे। घोषणाएं तमाम बड़ी बड़ी की गई हैं। ये बताने की चेष्टा देश को की गई है कि देश ठीक दिशा में पिछले 8 साल से आगे बढ़ रहा है। जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में यह सरकार अस्तित्व में आई है, तब से देश पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। देश का कद बढ़ा है, देश की हैसियत बढ़ी है, देश के लोगों की हैसियत बढ़ी है। हमारी वित्त व्यवस्था जो है उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि जब हम लोग पहली बार सत्ता में आए थे तो दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थे, और हमारा काम इतना बेहतर रहा कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। और काम ऐसा ही रहा तो जल्द ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब हम सरकार में आए थे उसके बाद इन 10 साल के भीतर, 8 साल के भीतर लोगों की आय जो देश की है वो दुगनी हो गई है। 1,97,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि देश में 80 करोड़ लोगों को हम पिछले 2 साल से मुफ्त राशन दे रहे हैं। उनके पेट में अन्न जाए इसके लिए व्यवस्था सरकार कर रही है, और पिछले साल हमने 2 लाख करोड़ की भारी भरकम राशि इस कार्य में खर्च की है। सरकार के द्वारा कई घोषणाएं इस बजट में जाहिर की गई। उन्होंने बताया कि हम 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कौशल विकास के लिए चौथी योजना शुरू की जा रही है, और इसके तहत 47 लाख युवाओं को प्रशिक्षित ही नहीं किया जाएगा, बल्कि अगले 3 साल तक उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। एक तरीके से आप माने तो जब तक उन्हें काम नहीं मिलता है तब तक बेरोजगारी भत्ते के तौर पर भी उसे देखा जा सकता है। तो ऐसे तमाम प्रावधान है, इसी पर आज हम बात करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस आम बजट पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि वेयर देयर्स नो विजन देयर्स नो होप। मतलब जहां कोई दृष्टि अर्थात विजन नहीं है वहां कोई उम्मीद नहीं है। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा यह बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर उम्मीद होनी चाहिए, और सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके साथ बड़ी बड़ी उम्मीदें जताई है। यह बात अलग है कि विपक्ष को इस बजट के साथ कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। विपक्ष लगातार बता रहा है कि सब कुछ जुमलेबाजी है, और इसमें वस्तुतः आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जरूरतमंद के लिए कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं दिया गया है। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस बात पर अचंभा जताया कि इसमें गरीबी को लेकर, असमानता को लेकर कोई बात नहीं की गई। केवल 2 बार गरीब शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे समझ में आता है कि सरकार किन लोगों के साथ खड़ी है। तो इस बात को अपने जहन में रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले वो खास रिपोर्ट देखते हैं जो इस बजट के संदर्भ में हमारे साथियों के द्वारा तैयार की गई है। लेकिन इसी के साथ परिचय भी कराएं आपका अपने उन खास मेहमानों से जो इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। लेकिन पहले देखिए वो रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने 7 प्राथमिकताएं गिनाई, जिसमें समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र है। बजट ने जिन क्षेत्रों को प्रभावित किया है उसकी बात करें तो शिक्षा, ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान। आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल खुलेंगे। इन स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती होगी। युवा एवं रोजगार, 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाने का ऐलान। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होगी। इससे ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, जिनमें टीचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी। महिला, वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4,05,000 से 9 लाख की जाएगी। युवा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान।
योजना के तहत युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G सेवाओं से लैस 100 लैब्स स्थापित होंगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च। किसान, अगले 3 साल में देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जाएंगे। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। माइक्रो फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर। पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत होगी। गोबर स्कीम के तहत 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उद्योग, महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। 5% से कम नकदी वाले एमएसएमई को दी जाएगी छूट। क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए 9,000 करोड़ का आवंटन। इनकम टैक्स, नए टैक्स सिस्टम में 7 से घटाकर 5 टैक्स स्लैब बनाए गए। 3 से 6 लाख की कमाई पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख की कमाई पर 10% टैक्स, 7 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स, 9 से 12 लाख पर देना होगा 15% टैक्स। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा, बचत योजना के लिए अधिकतम जमा की सीमा बढ़ाई गई। 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। सस्ता महंगा, सस्ते और महंगे की बात करें तो एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौने, मोबाइल कैमरा, लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स, साइकिल सस्ते होंगे। तो वहीं महंगी हुई वस्तुओं में सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी किचन चिमनी महंगी हुई है। तो इस तरह इस बार के बजट में मोदी सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में सांसद सुनीता दुग्गल जी। हमारे साथ देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। और हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी जी। कुछ ही समय में हमारे साथ में कुछ अर्थशास्त्री भी होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस पार्टी की ओर से, जिस सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत किया गया है उसका पक्ष पहले आए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुनीता दुग्गल जी मौजूद हैं। सुनीता जी से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस बजट को लेकर देश की वित्त मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रभावशाली नेता सुबह से बता रहे हैं बहुत ही शानदार बजट है, पर फिर भी आपसे भी सुनना चाहेंगे वाकई इतना शानदार है? और अगर इतना ही शानदार है तो विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है ये इतना शानदार है? नमस्कार हिमांशु जी, मुझे लगता है कि ये बजट शानदार है या नहीं है, ये आप अगर विपक्ष की बजाय एक आम आदमी से पूछेंगे, आम जनता से पूछेंगे, तो वो आपका स्पष्ट रूप से, सही रूप से इस बात का जवाब आपको दे पाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि समावेशी बजट ये है जिसके अंदर कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है कि जिसको किसी ना किसी रूप में हमारी सरकार ने ना छुआ हो। चाहे हम महिलाओं की बात करें, हम यूथ की बात करें, ओबीसी क्लास की बात करें, SC/ST क्लास की बात करें, सबको कहीं ना कहीं से जो है इस बजट ने जरूर जो है वो टच किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा बजट है जो हमारे विकासशील देश को विकसित देश की तरफ ले जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इस बजट को अगर हम गो ग्रीन बजट कहेंगे तो वो भी अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि जितना फोकस एनवायरमेंट की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो प्रॉमिस उन्होंने किया था COP26 के अंदर और COP27 के अंदर भी, जो हम एक बात को लेकर चले थे कि हम जो है वो अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा करेंगे और नेट जीरो जो है वो लेकर आएंगे, उन सब का भी समावेश जो है वो इस बजट के अंदर किया गया है। ऐसा कौन सा प्रावधान है सुनीता जी? यूं तो तारीफ करने के लिए बहुत सारे प्रावधान है। अब वित्त मंत्री तकरीबन 1.5 घंटे बोली हैं तो उन्होंने तो कई बातें बोली हैं, पर जो सुनीता दुग्गल जी को 3 सबसे बड़ी बातें लगती हैं कि देखो इस बजट में ऐसा है जो पहले बजट में नहीं हुआ करता था, तभी तो खास बजट होगा ना। तो वो कौन सी 3 बातें हैं जो सुनीता जी को लगता है कि ये देखिए ये है इसमें? सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छा इसके अंदर लगा है कि जो केंद्र सरकार, जो स्टेट जो सरकारें हैं, उनको विदाउट इंटरेस्ट जो पैसा देगी वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उसके अंदर क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, जो एक छोटा किसान जो कभी ज्वार, बाजरा, रागी ये सब उगाता था लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उस किसान भाई के लिए सरकार ने प्रोविजन किया है कि 1 करोड़ के करीब ऐसे किसान जो हैं उनको सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलेंगे।
और सरकार की तरफ से जो है वो गांव के अंदर वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से स्टोरेज बनाए जाएंगे कि अगर वो अपनी फसल जो है वहां पर स्टोर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। इसके साथ साथ बहुत अच्छा मुझे क्या लगा हिमांशु जी कि केंद्र सरकार की तरफ से हर गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बनाई जाएगी। ये सरकार की तरफ से जो है प्रोविजन किया जा रहा है इसके अंदर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और चीज जो यूथ के लिए किया जा रहा है कि जो हमारा यूथ है उनके लिए ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, वहां पर उनको स्किल उनके अंदर जो है ना डेवलप की जाएगी कि जो किसी भी कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड है। अदरवाइज क्या है कि हमारा जो यूथ है वो स्किल्ड है लेकिन वो उस चीज में स्किल्ड नहीं है जो रिक्वायरमेंट किसी कंपनी में है। अब जो है वो एम्प्लॉयमेंट बेस स्किल की तरफ हमारे यूथ को लेकर जाया जाएगा ताकि जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो हैं वो ऐसी हैं जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि एकलव्य विद्यालय ट्राइबल एरिया, वो जहां पर किसी ने आज तक कभी टच नहीं किया था, उन जगहों के बच्चे जो हैं वो पढ़ सके, वो आगे बढ़े, इस बात का भी जो है इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। और उसी के साथ साथ ये कहा गया कि कम से कम भी 35,000 के अराउंड जो है शायद टीचर्स जो है उनकी भी इसके अंदर भर्ती की जाएगी। तो कुल मिला के सुनीता दुग्गल जी ये बता रही है कि ये सर्वसमावेशी बजट, एक ऐसा बजट जिसमें हर आयु वर्ग के और हर वर्ग के व्यक्ति का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया, ऐसा कमाल का बजट है। मेरे साथ में दो अर्थशास्त्री भी जुड़ गए, मेरे साथ में प्रवीण कुमार जी जुड़ गए हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, और साथ ही अभिषेक राजाराम जो बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, वो भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। पर मैं जाना चाहूंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास, और डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे समझना चाहूंगा आज कितने आप हताश हैं, निराश हैं, खिन्न हैं, और इस बात को लेकर खिन्न हैं कि देखो हमने 55 साल सरकार चलाई कम से कम आज़ादी के बाद, तो अभी हमें नहीं समझ में आया कि कैसे बजट बनाया जाता है। और एक इन लोगों को देखो कुल 8-9 साल हुए अभी लगातार सरकार में आए, और कैसा कमाल का बजट बनाया, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। सुनीता जी ने आपको विस्तार से बताया, बच्चों को भी ध्यान दिया, युवाओं का भी ध्यान दिया, महिलाओं का भी ध्यान दिया, बुजुर्गों का भी ध्यान दिया, कृषि पे भी ध्यान दिया, उद्योग पे भी ध्यान दिया, बड़े उद्योगपतियों पे भी ध्यान दिया, छोटे उद्योगपतियों पे भी ध्यान दिया, कोई छोड़ा ही नहीं जिस पे ध्यान नहीं दिया। क्या हो गया ये अजय उपाध्याय जी? आकाश पर भी ध्यान दिया, पताल पर भी ध्यान दिया है रियल में। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मैं शुरुआत यहीं से करूंगा जी। और नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हुए हैं इस पूरे प्रोसेस में। लंबी लंबी बातें जितनी भी हुई है, संयोग से निर्मला ताई जो है वो हमारी सीनियर भी हैं, जेएनयू में रही हैं, तो क्लासरूम का आज लग रहा था 1.5 घंटे का संसद में भी वो क्लासरूम का ही टीचिंग दे रही थी लोगों को। और जो सच दिखा है वो भी सामने है। महंगाई, रोजगार, घटती आर्थिक जो स्थिति है या आर्थिक असमानता का जो हाल है, इस पर कहीं वो एक शब्द नहीं बोली है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। किसानों की बात अभी हमारी सांसद महोदया ने की है, गरीब की बात की है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मनरेगा मजदूर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बजट को कहीं ना कहीं उसके पेट को काटने का काम हुआ है। उस बजट को सिर्फ नहीं काटा है आपने, पेट काटा है। 60,000 करोड़ रुपए का आप बजट आपने जो था पहले 1 लाख करोड़ रुपए का, उससे पहले 89 लाख करोड़ रुपए का था, और होना चाहिए 1,80,000 लाख करोड़ रुपए का वो बजट, तब जाकर के उसकी सही भरपाई हो पाती। आदिवासियों के जो बजट और उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं थी उसमें भी कमी, एससी के कल्याण की योजनाओं उसमें भी टोटल बजट एलोकेशन में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। जहां तक बात है, ऐसा नहीं है कि बजट में कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने ठीक कहा, सब चीज कर दिया है। 2-3 चीज तो इतना अच्छा किया है कि मैं भी बड़ा मन से ही कहिए, लेकिन मैं भी प्रशंसा कर रहा हूं, शब्द नहीं आ पा रहे हैं। एक काम इन्होंने जो 50 नए एयरपोर्ट का निर्माण करने का काम का जो वादा किया है, पहले भी जो एयरपोर्ट बने थे वो कितने संचालित हैं उसका डाटा कहिएगा तो मैं दे दूंगा, या इनके उस पे भी है। हाँ, वो निर्माण का काम कौन करता है और किसको उसका ठेका मिलता है सबको पता है, एक मित्र है। सीलो का जो निर्माण की बात अभी बहन जी ने की, सांसद महोदया ने, वो सीलो जो है गांव गांव में जो बनाएंगे वो कौन बनाते हैं, और पहले से सीलो कहां कहां बन चुका है हरियाणा में, वो भी एक मित्र ने ही की है। 19,000 करोड़ रुपए का जो है एक बजट दिया है इसमें HHM के लिए, उसमें हाईली सब्सिडी है, और यहाँ बैठे हुए
ये इकोनॉमिस्ट बताएंगे कि वो सामान्य आदमी के बस में वो है नहीं जो बना सकते, इनके मित्रों के लिए ही वो कहीं ना कहीं राहत है। और भी बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट और कोस्टल राइट। आप तो जहां हैं छत्तीसगढ़ और आपका जो प्रदेश है वहां तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन करने का पूरा इस बजट में प्रावधान करने का प्रयास है कि कैसे उन आदिवासियों की जमीन पर कुछ पूंजीपतियों की जो पहले से नजर थी अब सिंगल विंडो में हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एक अपने आप में बड़ा आशीर्वाद दिया है इस तरह से इस बजट में ला करके। अब ये कहेंगे कि हम तो सिर्फ विरोध करते हैं, हाँ ये टैक्स का काम उन्होंने जरूर किया है और विरोध की बात नहीं है। टैक्स एग्जाम्पशन जो 80C थी, हालांकि इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वो ज्यादा बताएंगे, बट मैं सर्विस क्लास का व्यक्ति हूं तो मैं 8 साल से तो प्रतीक्षा में था कि शायद अब कुछ हमको राहत मिल जाएगी, हमको कुछ राहत मिल जाएगी। 80C से 1.5 लाख रुपए का हमको एग्जाम्पशन जो प्राप्ति होती थी अब वो बंद हो जाएगी नए रिजीम में। इतना कम्प्लेक्स होगा उसका सब कहानी हमको पता है। उससे लाभ ऊंट के मुंह में जीरा का समान कुछ थोड़ा बहुत लाभ जरूर होगा, लेकिन उसके 9 साल के बाद जो परिस्थितियां हैं सबको पता है। सुपर रिच का बजट मैं मानता हूं और मध्यम वर्ग के लिए पूरी तरह से कंगाल करने वाला बजट है। युवाओं की बात अभी बहन जी ने किया, मैडम ने किया, वो भी मैंने देखा। केंद्र सरकार ने जो अभी मिलेट की बात अभी की है, मोटा अनाज, अरे भैया MSP की गारंटी दोगे तब तो गरीब मोटा अनाज पैदा करेगा। जो अभी का अनाज है वो तो पैदा करने में उसकी हालत खराब है। तो सरकार को MSP की गारंटी देनी चाहिए, वो नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी की बात है, फिजिकल लाइब्रेरी तो गांव में मिल नहीं रहा है। बच्चों को स्कूल में शिक्षा 2 साल के बाद जो हालत है नहीं मिल पा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी तो दीजिए, लेकिन फिजिकल लाइब्रेरी कब लोगों को मिलेगी? स्किल डेवलपमेंट की बात युवाओं के लिए हो रही है। 8 साल से तो आपका स्किल इंडिया चल ही रहा है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हुआ, वो चलाया क्यों था? उसको बंद कर देना चाहिए। यदि नए सिरे से उनमें से ये तो सरकार स्वीकार ली इस बजट में कि हमने जो स्किल इंडिया के नाम पे जो लाखों करोड़ रुपए का जो गमन किया उससे जो है युवाओं का कोई भविष्य नहीं सुधरा। सरकार और हमारे टैक्स की कमाई से वो जो है बर्बाद हुआ है। एक बात और किया है एकलव्य विद्यालय की, मैं उसके लिए शुभकामना देता हूं, लेकिन क्या उन क्षेत्रों में अस्थायी विद्यालय हैं? और जो है वो बंद हो रहे हैं और शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया डॉक्टर अजोपाध्याय ने किस में बधाई दी, किस में आलोचना की। बोले इसके लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन इसमें ये है, ये भी अच्छा काम किया लेकिन इसमें ये है। तो डॉक्टर अजोपाध्याय सीधे बोलिए ना कि कुछ अच्छा काम नहीं किया है। आप जताना ये चाहते हैं कि आप निष्पक्ष भाव से कह रहे, पर हर बात में आलोचना करने से पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कमाल है। लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते आपसे ये उम्मीद भी है, पर मेरे साथ में केवल विपक्ष या सत्ता पक्ष नहीं है, इसके अलावा भी लोग हैं। अभिषेक राजाराम जैसा अर्थशास्त्री हमारे साथ है। तो अभिषेक जी आपसे समझना चाहते हैं, सुनीता जी से मैं क्या उम्मीद करूं इस कार्यक्रम में? वो ये बताएं कि बजट बहुत ही खराब है, या अजय उपाध्याय जी अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस होने के नाते यहां पर ये बोल दें कि भाई निर्मला सीतारमण ने कमाल का बजट दिया तो फिर क्या होगा? पर आपके साथ ये दिक्कत नहीं है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि जनता को कुछ तथ्य परख जानने को मिलेगा, कुछ वो जानने को मिलेगा जो दरअसल जनता जानना चाहती है। थोड़ा रोशनी देंगे इस बजट के संदर्भ में। सरकार का जो आखिरी पूर्णकालिक बजट होता है वो पॉपुलिस्टिक बजट होता है, मोर और लेस, जिसमें जनता को बहुत कुछ दिया जाता है। पर 2 साल से कोरोना ने जो इकोनॉमी पे मार डाली है उसकी वजह से पॉपुलिस्टिक तो नहीं हो सका, रिफॉर्मिस्ट तो कभी आ ही नहीं सकता लास्ट बजट, क्योंकि इलेक्शन है अगले साल, वोट भी लेने। इस बजट में जो भी बैलेंस था उनके पास, बैलेंस की स्थिति के साथ उन्होंने सभी लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। भाई लेडीज को, वुमेन सेक्टर को एक आत्मसम्मान 2 साल में एफडी कर लो, 7.5% दे लो। किसान को PM प्रणय स्कीम, भाई सब्सिडी मिल जाए किसानों को, लेकिन उसके लिए स्टेट के थ्रू मिलेगी। जो उनका गोबर है उसके लिए 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो युवा हैं उनको युवा प्रधानमंत्री युवा कौशल के थ्रू देना चाह रहे हैं कि साहब आप भी 3 साल में लाखों लोगों की ट्रेनिंग दे दीजिए। मिडिल क्लास के लिए उन्होंने कहा साहब हम नई रेजीम में 7 लाख। मैं अभिषेक जी थोड़ा माफी के साथ आपको रोकूंगा, किसको क्या देने की घोषणा की है ये तो हमने सारी बात विस्तार से सुनीता जी से भी सुन ली और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने भी बता दी। आपसे जानना यह है दावे, वादे और जमीनी स्थिति में अंतर कितना है? जो सरकार बता रही है कि हमारी विकास दर ये रहने वाली है,
सरकार ये बता रही है हम इसमें इतने करोड़ खर्च करेंगे, इसके लिए इतना प्रावधान है। आप तो एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र के, ये कहने में और करने का जो अंतर है ना, उस पर आपसे रोशनी चाहिए। पहले भी बजट में कई वादे हुए कि नहीं हुए, तो थोड़ा उसका मूल्यांकन करते हुए बताएं हम किस पे भरोसा करें और किस पे भरोसा ना करें। 2020 के बजट में, 2019 जुलाई के बजट में, जो 5 जुलाई 2019 को आया था, 2020 के बजट में एक्वा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात की गई। उसके बाद से ये एक्वा सेक्टर में जो फिशरी का ही पार्ट, फिशरी जो है फार्मिंग का ही पार्ट है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। दूसरा, इस बजट से ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ना ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व हमारे लिमिटेड है, और अगर ये कैड हमने कंट्रोल नहीं करा, वी कैन एंड अप इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा काम हुआ है, पर बहुत सारा करने की जरूरत है। प्रॉमिस था मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, मेड इन इंडिया था, मेड इन इंडिया को डाइल्यूट करके मेक इन इंडिया बना दिया, मेक इन इंडिया को डाइल्यूट करके असेंबल इन इंडिया बना दिया। अब अपॉर्चुनिटी जो आएगी वो फरवरी 2025 के बजट में आएगी, क्योंकि 24 का बजट मई में सरकार बनेगी और जून में उन्हें बजट लाना होता, टाइम नहीं मिलता। तो रिफॉर्म्स की जो बात है, अनएम्प्लॉयमेंट को जो टैकल करेंगे रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स फरवरी 2025 में चले गए। और अगर वर्ल्ड वाइड जो रिसेशन आ रहा है, अगर गलती से वो एक्चुअली 2008 की स्थिति में आ गया, तो 2025 का बजट में रिफॉर्म्स आ ही नहीं सकते। तो then we could be on a very bad phase। तो यहाँ पर एक चैलेंज है सबसे बड़ा कि किसी तरह जो हम सुन रहे हैं कि भाई जून जुलाई के आसपास रिसेशन हिट करेगा, वो ना हिट कर जाए और हम किसी तरह जून 2024 के बजट तक पहुंच जाएं सेफली। लेकिन इस एक बजट से कोई इन्फ्लेशन टैकल नहीं होगी, कोई नए रोजगार नहीं बनेंगे। ये कह देना बहुत आसान है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया तो उससे रोजगार बन जाते, ये ऐसा नहीं होने वाला। तो मैं एक सवाल और करूंगा अभिषेक जी, उसके बाद में प्रवीण जी के पास चलूंगा। आपसे जानना ही चाहता हूं कि बताया गया है कि ये अमृत काल का पहला बजट है और हम जो काम कर रहे हैं ना वो 2047 को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी लोग ये मानते हैं कि बात बड़ी करो, काम तुरंत का करो। तो आपसे बतौर अर्थशास्त्री ये जानना चाहता हूं, ये बजट वाकई 2047 को ध्यान में रखते हुए है या बात 2047 की और ध्यान में 2024 का चुनाव है? क्या है सच? देखिए, 2019 का बजट है, 5 जुलाई 2019 मैडम का पहला बजट था। उन्होंने कहा मैं एक दशक के लिए बजट बना रही हूँ, और अगस्त 2019 में ही उन्हें रिलीफ देना पड़ गया था ऑटो सेक्टर को और कुछ सेक्टर्स। तो हमारे यहाँ जैसे हमने लॉन्ग टर्म का बजट बनाया था, 2022 में किसान की आय दुगनी हो चुकी है, हर आदमी को पेयजल मिल चुका है, साफ पेयजल, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल चुकी हैं। बिजली भी, हम इलेक्ट्रिक कारें भी ला रहे हैं, जबकि बिजली में कल की रिपोर्ट खुद कह रही है कि हम आत्मनिर्भर होंगे 25 साल बाद। तो लॉन्ग टर्म की तो आप बात कर दीजिए, लेकिन जो आज का आदमी वो कहता है जी आज मेरी जेब में क्या आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये विजन ठीक हो, लेकिन आज किसी की जेब में कुछ नहीं आया, आज निराशा ही मिली है अगर रिफॉर्म्स की बात करें। लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हाँ, ये बजट कामयाब है, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला है और इसका ढोल पीटा जा सकता है और वोट लिए जा सकते हैं। वो किया जाता है। तो अभिषेक जी ने तो निर्मम टिप्पणी कर दी, वस्तुतः कुछ नहीं, पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत कुछ। आर्थिक सुधारों की दृष्टि से बात करेंगे तो भाई बहुत उम्मीदें नहीं जाग रही तुरंत में, लेकिन अगर राजनीतिक लाभ की दृष्टि से बात करें तो हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। पर सबसे ज्यादा बात हो रही है टैक्स के संदर्भ में। मेरे साथ में थोड़ी देर पहले भी प्रवीण जी थे। प्रवीण जी, मुझे लगता है कि अब आपने थोड़ा एनालिसिस कर लिया होगा तो शायद ज्यादा तार्किक तरीके से वस्तुतः जनता को बता पाएंगे जो मिल रहा था और अब जो मिलेगा उसमें वाकई कोई अंतर है कि अंतर केवल घोषणा में रहा, जेब में हाथ डाला तो वैसे का वैसा ही बटुआ रहा? प्रवीण जी। सर, ये बिल्कुल जलेबी की तरह बजट है जी। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुआ कि 7 लाख का रिबेट मिलेगा, बट आप ये देखिए कि ये सिर्फ उन लोगों पे लागू है जिनकी इनकम 7 लाख से कम है। जी। अगर आपकी इनकम 7 लाख 1 रुपया है
तो आप पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है या उससे ऊपर इनकम है, तो उसके अंदर बहुत ही माइन्यूट जो स्लैब के अंदर डिफरेंस आए हैं जी वो बेनिफिट मिलेगा, बट दैट इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, बट मिलेगा जी थोड़ा सा बेनिफिट। एक प्रोविजन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। सेक्शन 54 और सेक्शन 54F, ये जी। दो सेक्शन थे जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के अगर रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते थे तो आपको उसका कैपिटल गेन का टैक्स बेनिफिट मिलता था। लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बेच के, करोड़ों रुपया बेच के, और इसके इन सेक्शंस के अंदर अपना टैक्स बचा लेते थे। अब इन्होंने इसकी एक लिमिट कर दी कि आप 10 करोड़ रुपए तक का ही टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो। इससे ये अंदाजा लगता है कि जो बड़े HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनको जो टैक्स देना चाहिए जहां पे वो बचा रहे थे, उस लूपहोल को बंद करने की बात की गई है यहां पर। लेकिन दूसरी साइड में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनको सरचार्ज लगता था, जिसकी वजह से हाईएस्ट टैक्स रेट 40 से ऊपर चला जाता था, उस सरचार्ज को थोड़ा सा कम किया गया है और वो हाईएस्ट टैक्स रेट 39% तक लाया गया है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जलेबी की तरह घुमावदार है। एक तरफ लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया, आपके टीवी चैनल पे भी बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, जी और ये सब ये नहीं है। ये इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है जितना बड़ा डिस्प्ले पर मैं हुआ एक है। क्लियरिटी आपसे चाहता हूं, स्पष्टता चाहता हूं दर्शकों के लिए प्रवीण जी, कि पहले जो टैक्स के संदर्भ में व्यवस्थाएं थी उसके अंतर्गत बचत को प्रोत्साहन करने की भावना थी। इस देश में आजादी के बाद जो भी इनकम टैक्स के संदर्भ में नियम बने उनमें भारतीय परंपरा के अनुसार ये प्रोत्साहित किया गया कि लोग बचत के संदर्भ में जागरूक रहे, और उसी के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती थी सीधे तौर पर सेविंग्स के संदर्भ में। एनपीएस के तहत अगर निवेश कर रहे हैं तो 50,000 की अलग छूट मिलती थी। माता पिता की अगर देखरेख कर रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ का जो होता था उसके लिए अलग छूट थी, और खुद के संदर्भ में भी 25,000 रुपए की छूट थी। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें लोग हेल्थ इंश्योरेंस के संदर्भ में कॉन्शियस होते थे, लोग अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी निभाते थे, और बुरे वक्त के लिए, आड़े वक्त के लिए, भावी जरूरतों के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए बचत रखते थे। क्या वो बचत संबंधी प्रावधान, बचत के एवज में छूट मिलने का प्रावधान बना रहेगा, या वो इस बजट के साथ स्वाहा 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 हो गया? प्रावधान अभी है सर जी, वो प्रावधान बंद नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड ओल्ड स्कीम। जो ओल्ड स्कीम है वो चालू रहेगी, और लेकिन गवर्नमेंट का जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि लोग नए रिजीम में जाएं। जो नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, IIT इंजीनियर्स, और जो अच्छी अच्छी तनख्वाह अर्न कर रहे हैं, वो लोग स्कीम में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं आप हमारे से सीधा टैक्स ले लीजिए, हमें मैं ये आपसे थोड़ा प्रवीण जी फिर से स्पष्ट कर जाऊंगा। ये 7 लाख तक की जो छूट है उसके बाद के जो टैक्स स्लैब हैं, तो इस 7 लाख की छूट के तहत मुझे बचत के संदर्भ में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मेरा सीधा सवाल है। आप अगर नए रिजीम में हैं तो वो छूट नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। आप पुराने सिस्टम से चलेंगे तो आप रिटर्न भर सकते हैं वो सारी छूट लेकर। प्रवीण जी अभी भी आप स्पष्ट नहीं कर रहे, मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो टैक्स स्लैब है जिसमें मैं पुरानी स्कीम के तहत छूट को अवेल करता आ रहा था, तो मेरे लिए उस स्लैब के अंतर्गत अभी भी प्रावधान रहेंगे। मेरी तनख्वाह 9 लाख रुपए है महीने की, सालाना, तो मैं 2 लाख रुपए जिसमें से 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाल देता हूं और 50,000 रुपए एनपीएस में डाल देता हूं, तो मेरी आय कुल 7 लाख रुपए रह जाती है और मुझे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। ये प्रावधान का लाभ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरा सीधा सवाल है। सर ये 7 लाख वाला प्रावधान इसमें नहीं मिलेगा। आप छूट ले सकते हैं, वो ओल्ड स्कीम मानी जाएगी, और आप उसमें सेविंग करिए और उसके बाद पुराने रेट्स के हिसाब से आप टैक्स दीजिए। तो सुनीता जी, केवल आपकी जानकारी के लिए है कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे से आशय ये कि मेरे जैसे करोड़ों भारतवासियों के साथ क्या हो गया आपको पता रहे, इसलिए मैंने इतनी स्पष्टता दिलानी चाहिए। पर मेरे साथ में वर्तमान में और बड़ी चिंताओं को साझा करने के लिए अमर परवानी जी हैं, छत्तीसगढ़ के व्यापार जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुखिया हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं अमर जी, कितना मुस्कुरा रहे हैं, कितना उल्लसित हैं, कितने उत्साहित हैं, ये जानने के लिए हम सब बड़े बेचैन हैं। देखिए, हम लोग ने आज बजट को सुना और समझा। एक्चुअली ये हम लोग के हिसाब से, जैसे राजा राम जी बता रहे थे, सबको छुआ एक संतुलित बजट है।
और इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है, इंफ्रा में बहुत अच्छा स्पेंडिंग बता रहे हैं, चाहे नए एयरपोर्ट की बात हो या आपका रेलवे में जो नए उसमें हो या प्रधानमंत्री आवास में हो, इंफ्रा में बहुत अच्छा स्पेंडिंग है। तो उससे डिमांड और जो उठेगी उसमें मार्केट और उद्योग दोनों के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ ही साथ अच्छा ट्रेड करने के लिए एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है। और प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो हम लोग उद्योग और व्यापार से इसमें बहुत लालित थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या आता है। तो ना इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस बर्डन में कुछ कम हुआ है, ना जीएसटी के कंप्लायंसेस बर्डन में कुछ हुआ है। और आप देखेंगे कि पिछले 10 महीने में लगभग इनकम टैक्स ने टीडीएस और टीसीएस के पेठे में 1,85,000 करोड़ का रिफंड किए हैं। आप 10 करोड़ के ऊपर के जो टर्नओवर वाले लोग हैं और एक जिसमें एक अकाउंट में अगर 50 लाख का टर्नओवर होता है तो उसको 0.10% टीसीएस या टीडीएस काटना है। आप पूरे व्यापारियों को और उद्योग को उलझा के रखें, वो टीसीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए, पैसे काटने के लिए डिपार्टमेंट भी उसमें उलझा हुआ है और वहीं 10 महीने में आप इतना पैसा रिफंड कर दे रहे हैं। तो ऐसे जो जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है उसमें कंप्लायंसेस में सेम जीएसटी में बहुत कंप्लायंसेस है, तो ऐसा सुनने को नहीं मिला। तो ये यहाँ पे निराशा हुई है, लेकिन डिमांड जनरेशन में तो ऐसा दिखता है कि पॉजिटिव व्यापार के लिए होगा। देखिए, इसमें तो एमएसएमई के संदर्भ में कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें उनकी कैपिटल को बचाने के संदर्भ में है, टैक्स में इंटरेस्ट में छूट के संदर्भ में प्रावधान है। थोड़ा उसमें भी तो रोशनी दीजिए। एमएसएमई में देखिए, अभी उन्होंने उसमें टर्नओवर में भी उन्होंने 2 करोड़ को 3 करोड़ कर दिया है जी। लेकिन एमएसएमई मतलब क्या कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो छोटे व्यापारी हैं उनका अधिकतर कारोबार कैश में होता है और उसमें आपको बेनिफिट देके उन्होंने राइडर लगा दिया कि अगर आपके टोटल टर्नओवर का कैश लेन देन अगर 5% के नीचे है तो ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो घोषणा तो बड़ी दिख रही है, लेकिन वो एमएसएमई में जैसे आपने 9 लाख सैलरी का जो एग्जांपल दिया, इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप वो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो राइडर है कैश का वो वहीं पे फंस जा रहा है। अभी देखिए, इसमें मैं एक इसी से कनेक्टिंग में एक और बात करता हूं, क्योंकि मैडम है चैनल में, उनके माध्यम से अगर ये बात जाती है, देखिए डिजिटल पेमेंट बहुत बड़ा है और यूपीआई के ऊपर भी बहुत डिपेंडेबिलिटी बड़ी है। हम जो भी चीज को प्रोत्साहन लेके आते हैं उसको इंसेंटिवाइज करते हैं और जिसको नहीं करना होता वहां पे हम कुछ चार्जेस लगाते हैं। आप कैश को ट्रांजैक्शन को डाउन कर रहे हैं तो कैश में चार्जेस लगा रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वहीं पे डिजिटल में हम कई सालों से मांग कर रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के चार्जेस आप खत्म करिए, आप वो जो आरटीजीएस और जो दूसरे डिजिटल लेन देन है उसके चार्जेस खत्म कीजिए। आप डिजिटल में भी पैसा ले रहे हैं और कैश में भी पैसा ले रहे हैं, तो एक मतलब कंफ्यूजन की स्थिति है कि आप किसको प्रोत्साहन करना चाह रहे हैं। तो ये एमएसएमई में भी जो आप हिमांशु जी बात रखे ना, उसमें जो राइडर है 5% कैश का, वहां पे उसमें फंसा दिए। तो मैं सुनीता जी के पास चलता हूँ। सुनीता जी, आप समझ पा रही है? हम नहीं समझ पा रहे कि आपकी सरकार की मंशा क्या है। इनकम टैक्स के संदर्भ में बता दिया, जिस देश की आधार भूमि अर्थव्यवस्था की बचत है, उस बचत को, मनोवृत्ति को, बचत के संस्कार को क्या सरकार खत्म करना चाहती है? क्योंकि टैक्स में छूट जो मिलती थी उसके चलते एक सामान्य व्यक्ति भी बचाने की ओर अग्रसर होता था और वो बचत ही उसके जीवन का मूल आधार रहती थी। आप क्या चाहते हैं? कोई कुछ बचा के ना रखे, मस्त रहो, जो आया है खर्च करके जियो। एक सवाल एमएसएमई के संदर्भ में भी घोषणा बहुत बड़ी है, हमें अमर परवानी जी बता रहे हैं, बहुत बड़ी लग रही है, पर किसी को इसका लाभ नहीं मिलना है, क्योंकि आपने राइडर लगा दिया है कि अगर आपका कुल लेन देन 5% से कम रहेगा कैश का, तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस देश में लोग आज भी नगद में व्यापार करते हैं, छोटे मोटे खरीदारी नगद में करते हैं। तो क्या मंशा है? देना किसी को कुछ ना पड़े, पर लगे ये कि हम देने के लिए कितने उतावले। तो थोड़ा बताइए ना सुनीता जी, चाह क्या रहे हैं? नहीं, देखिए हिमांशु जी, ऐसी बात नहीं है कि अभी जिस तरह से जो डिजिटाइजेशन हो रहा है पूरे देश में, तो उसमें सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे जो है वो कैश के ट्रांजैक्शन जितनी कम हो सके, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर आपको लेकर आनी है तो जितना ज्यादा आप जो है वो डिजिटल अगर पेमेंट करेंगे, डिजिटल अगर आप उसमें जाएंगे, तो तभी जो है ट्रांसपेरेंसी आपकी आ सकती है। तो और इसी बात को ध्यान में रख के जो है, और एमएसएमई में भी ऐसी बात नहीं है, सरकार ने ये कहा है कि जो कोरोना काल में जिन लोगों ने जो है वो पेमेंट के बाद भी जो है वो गुड्स अगर वो प्रोवाइड नहीं करवा सके थे, तो उन सबको भी सरकार की तरफ से जो है
वो बेनिफिट दिया जाएगा, सरकार ने उसके लिए प्रावधान रखा है। तो मुझे लगता है कि इससे एमएसएमई को एक अच्छा बूम मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई जो है वो काफी लो जो है वो साइड पे जा रहा था। और मैं इसकी माफी के सरकार साथ आपको रोकूंगा सुनीता जी, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर होती ना तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था आपकी टिप्पणियों से, पर आप जननेता हैं और बड़ी जननेता हैं, सिरसा जगह से क्षेत्र से बड़ी लोकप्रिय नेता के तौर पर आपको देखा जाता है, तो आप तो जनता की वास्तविकता को जानती हैं। एमएसएमई क्या आप वाकई मानती हैं डिजिटल पे चलने वाली संस्था है? वाकई जनता के बीच में रहने वाला जननेता इस कार्यक्रम में ये बोलेगा कि हाँ इसी से तो पूरा काम होता है? या आप मानती हैं इसमें पुनर्विचार की जरूरत है? एक बार विचार करना चाहिए सरकार को। जिन लोगों को परेशानी है, जिन लोगों को राहत देने का ऐलान है, उन्हें वाकई राहत मिल सके, इसलिए इस पर विचार होना चाहिए। क्या कहते हैं सुनीता जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कहीं कोई इस तरह के एमएसएमई सेक्टर से भी हैं जो, और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनकी भी समय समय पर जो है माननीय वित्त मंत्री जी के साथ मीटिंग होती रहती है कि अगर उनको इस स्कीम के बाद भी सॉरी कहीं लगता है कि कुछ और अगर उनको राहत दी जा सकती है या कहीं कुछ ऐसा करने से उनको और ज्यादा जो है वो उनको फायदा मिल सकता है, तो हमेशा इसका स्वागत किया जाता है। और सभी चीजों को ध्यान में रखे, देखिए हमें अपना फिजिकल डेफिसिट को भी ध्यान में रखना है, हमें इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है, हमें जीडीपी को भी ध्यान में रखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वो बजट लेकर आना पड़ता है। आप मानते होंगे हिमांशु जी कि हम जो है टोटल हमारी बोरोइंग इतनी ना हो जाए, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो इतना ज्यादा ना हो जाए कि जो है एकदम से हम बिल्कुल ही डाउन चले जाएं। और आज की तारीख में जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो जो चल रहा है, उसके अंदर उस इकोनॉमी को देखते हुए हम इंडिया में किस तरह से संभाल कर चल रहे हैं, क्या आप इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे? अब आपने तो बड़ी अजीब सी बात कर दी सुनीता जी। अभी तो आप हमें बता रहे थे, देखो हमारी क्षमताओं को, हमारी काबिलियत को वित्त मंत्री ने बताया। दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थे 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी। अब हमने आपसे कहा कि भाई जो जरूरतमंद लोग हैं सुनीता जी, उनको वाकई राहत मिल जाए जैसा ऐलान है, तो उसके लिए इस प्रावधान के संदर्भ में विचार तो कीजिए। 5% कैश का ट्रांजैक्शन से ज्यादा हुआ तो आपको राहत नहीं मिलेगी। ये वाकई जायज है? क्या वाकई इसे आप जमीनी स्तर पर सही मानती हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा विषय है जो एक जागरूक सांसद होने के नाते, एक जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप संबंधित के ध्यान में लाएंगी कि इस पर पुनर्विचार किया जाए? बदले जरूरी नहीं, पर कम से कम विचार तो करें। ऐसी उम्मीद तो सुनीता जी से हम कर ही सकते हैं ना? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं कहीं पर भी मैंने आपको बताया कि जहां कहीं पर भी किसी भी सेक्टर को ये लगता है, खासकर जो हमारी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एमएसएमईज हैं, उनको ये लगता है तो अपनी बात वो रख सकते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो माननीय वित्त मंत्री जी ने घटाया था, अगर आपको ध्यान हो जी। तो जहां कहीं पर भी ऐसा लगता है कि अगर इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कहीं कुछ और कुछ अगर कंसेशन दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी वित्त मंत्री जी उससे पीछे नहीं हटती हैं। इसमें कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं अमर परवानी जी, शायद सुनीता जी के पास अपनी आवाज पहुंचाए। सुनीता जी कहा कि अगर वो लोग हैं अपनी बात रखें, और निर्मला जी तक तो शायद ये नहीं पहुंच पाएंगे, पर सुनीता जी के पास पहुंच जाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी अमर जी क्या कहना चाहते हैं? सुनीता जी बहुत प्रभावी नेता है। जी थैंक यू हिमांशु जी। देखिए, जो आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात किए हैं, बिल्कुल 30% से 22% हुआ था। निर्मला जी रायपुर आई थी, मैंने खुद उनको ज्ञापन दिया था, और भी यहाँ के सांसद जी के हाथ से हम लोगों ने भेजा है। अभी जो छोटे एमएसएमई में जो लोग आते हैं वो नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में 30% की दर से इनकम टैक्स लग रहा है, और जो कॉर्पोरेट है या प्राइवेट लिमिटेड है उनको 22% से लग रहा है। तो छोटे लोगों को मदद पहुंचनी चाहिए। जो हम एमएसएमई की जब बात कर रहे हैं, और एमएसएमई पूरे वर्ल्ड, हिंदुस्तान में रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, तो उसको जो आप कॉर्पोरेट में जो 22% का आप टैक्स स्लैब ले रहे हैं, वो पार्टनरशिप फर्म में भी 22% लगना चाहिए, तब छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी। अब मैंने तो अमर परवानी से कहा था कि आप जो है एक आध उंगली पकड़ा, उन्होंने पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर ली, तो संकट थोड़ा बड़ा कर दिया। पहले ही सुनीता जी बता रही है कि हमारी एक सीमा होती है, सरकार की सीमा होती है। बहरहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले सुनीता जी आपने बचत को लेकर कुछ नहीं बोला। आप जैसा व्यक्ति यहाँ मौजूद है और इस विषय को हवा में उड़ा दे, ठीक नहीं। थोड़ा बताइए ना, सरकार की मंशा क्या है? कुछ बचना नहीं चाहिए, जो है प्रवाह में रहना चाहिए, पूंजी को प्रवाह में रहना चाहिए। क्या करोगे बचा के? जो है खर्च करो, देखा जाएगा, ऐसा?
नहीं, ऐसा है, देखिए हिमांशु जी, आप देख रहे हैं कि जैसे पहले भी कहा गया कि हमारी अर्थव्यवस्था आज 10वें नंबर से 5वें नंबर पे है। हमारी कोशिश ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे दूसरे नंबर पर आनी चाहिए जी। और इसी बात को लेकर और साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ानी है, हमें जो है एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखना है, तो एक बैलेंस जो है वो सिस्टम चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है रखा गया है। आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, लिथियम बैटरीज की बात करें, तो सरकार की तरफ से अभी देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा स्टेट्स को दिया जाएगा, उसमें जो वो पुरानी एम्बुलेंसेज हैं, जो पुराने जो व्हीकल्स हैं, उनको स्क्रैप करने के लिए जो है सुनीता जी, वो सब तो ठीक है, मैं तो एक आम आदमी की द्वारा की जाने वाली बचत में बात कर रहा हूं। जैसे वो पीपीएफ में डालता था, एफडी कराता था, एनपीएस में डालता था, वो सारी बचत के प्रावधान खत्म किए जा रहे हैं। ये जो 7 लाख, 9 लाख, 15 लाख के स्लैब हैं, इसके संदर्भ में हमें प्रवीण कुमार जी बता रहे हैं, ये उनके लिए हैं जो बचत के संदर्भ में नहीं जाएंगे। जो बचत में छूट पाएंगे वो इसमें से कोई लाभ नहीं पाएंगे। तो मैं तो आपसे केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि सरकार की मंशा क्या है। इस देश में रहने वाले लोग अब बचत की तरफ ध्यान ना दें, खर्च करने की ओर ध्यान दें। कमाएं और खर्च करें, बचाने की क्या जरूरत है? क्या रखा है बचत में? नहीं हिमांशु जी, देखिए ऐसा है कि इसीलिए जो पुरानी जो स्कीम है उसको भी साइमल्टेनियसली रखा हुआ है। आज की जनरेशन सच में इस चीज में बिलीव करती है कि वो जो है एक लिमिट तक ही जो है वो बचत करके रखे। आपने नोटिस किया होगा पहले वाले समय में कि जो इवन हम अपने नाना नानी दादा दादी की भी बात करें कि जो पैसा उन्होंने अपनी जिंदगी भर में बचत किया, बचा के रखा, वो उन्होंने ये सोच के कि हमारे आगे वाली जनरेशन के काम आएगा, उन्होंने उसका उपभोग नहीं किया। तो ये आज की जनरेशन जो है, ये उसकी खुद की उसकी मानसिकता ये है कि हम जो आज जो कमा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से अपने ऊपर उसका उपयोग करें। तो जो आज की जनरेशन है, सरकार उस जनरेशन की भावनाओं के अनुरूप व्यवहार कर रही है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? मुझे आना है डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास, लेकिन कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे अभिषेक राजाराम जी। एक बार अभिषेक जी की हस्तक्षेप को सुन लेते हैं। जी अभिषेक जी। 2 बातें कहूंगा जी। पहला, भारत इकलौता ऐसा देश जहां पर इंडिविजुअल का टैक्स रेट कंपनी के टैक्स रेट से ज्यादा है। जो 100-200 करोड़ रुपए कमाती है कंपनी, उसका टैक्स रेट कम है, इंडिविजुअल का ज्यादा है। थोड़ी छूट दी है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा है। दूसरी चीज, जो ये अब देखिए, आज की डेट में भारत युवा देश है जी। आज से 40 साल बाद ये एजेड हो जाएगा जी। तब इसके पास पेंशन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उस समय इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, मेडिकल के खर्चे बढ़ जाएंगे। जो सेविंग वो जबरदस्ती करता था वो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तो आदत है, 5 रुपए कमाता है तो 5 रुपए क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उसका, या हो सकता है किसी का 5.25 रुपए भी आता हो। ऐसी स्थिति में आज से जो गलती आज हो गई है न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करने की, इसका खामियाजा देश 40 साल बाद भुगतेगा। अभिषेक राजाराम जी आने वाले समय के संदर्भ में आगाह कर रहे हैं, और ये देश जो हजारों साल की संस्कृति में बचत के संदर्भ में संस्कार के तहत जीता हुआ आया है, उसको बदला जा रहा है। और किसके द्वारा बदला जा रहा है? जिनके प्रति सबसे ज्यादा उम्मीद रही है कि इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाकर रखेंगे तो यही रखेंगे। इसके बीच में मैं आता हूं वापस डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास। अजय उपाध्याय जी, वापस घूम फिर के बात इस बात पर आ रही है कि आप कितना ही चिल्लाओ, कितनी ही नाराजगी जताओ, कितने ही परेशान हो, पर अभिषेक राजाराम जी जैसा कुशल अर्थशास्त्री भी ये कह रहा है, भाई राजनीतिक दृष्टि से तो काम कमाल का किया है, हर व्यक्ति को लग रहा है मेरे हिस्से में कुछ ना कुछ आया है। आपको नहीं लगता है कि आपके पास वोट पाना और मुश्किल कर दिया? बाकी बात की बात है, पर सबसे महत्वपूर्ण तो राजनीतिक दल के लिए यही है, सरकार कामयाब हो गई सियासी दृष्टि से। डॉक्टर साहब, जितने देर तक अभी ये डिबेट डिस्कशन हुआ है जी, इसमें मुझे लगता है कि 2-3 बातें बहुत स्पष्ट तौर पे उभर कर आई जी। जिन लोगों ने, जितने पैनल, बड़े भी बुद्धिमान पैनल हैं आपके, और इकोनॉमिस्ट भी कई लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सबने ये बात फाइनली कही दी कि ये कहीं ना कहीं जुमलेबाजी का एक खोखला बजट है। बजट जो है इसका कोई आधार नहीं है और कोई दृष्टिकोण नहीं है, दूरगामी दृष्टिकोण कहने की बात है। वो जो जुमले पढ़े जाते हैं, झूठ के किला जो बनाया था
आपके इन पैनलिस्टों ने उस तिलिस्म को धराशायी कर दिया। ये एक बात के लिए धन्यवाद मैं दूंगा बहन सुनीता जी को, सांसद महोदया को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे इनके जब दर्शक जो जहां से सांसद हैं, सिरसा से, मैं भी सिरसा से जाना आना मेरा रहा है, वो यदि सुन रहा होगा, वो दर्शक जो आम गरीब मजदूर है, वो इनको इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा होगा कि ये सच्चाई व्यक्त कर रही हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? सुनीता दुग्गल जी ने वही बात कही है जो बजट के अंतर्गत निर्मला सीतारमण जी ने कही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एमएसएमई को मदद की जरूरत है और सरकार इस चीज को महसूस करते हुए मदद के संदर्भ में प्रावधान कर रही है। तो सुनीता जी ने गलत क्या कह दिया? जो सरकार ने बजट के अंतर्गत स्वीकार करते हुए प्रावधान दिए हैं, तो उस प्रावधान के लिए तो सराहना ही मिलेगी ना। इसमें आप इतने परेशान क्यों हो गए? और आज सुनीता जी के प्रति आभार ज्ञापित कर रहे हैं या सुनीता जी के लिए भविष्य में संकट पैदा करना चाह रहे हैं? मतलब आज आपका मामला ही समझ में नहीं आ रहा। आप जिसमें भी धन्यवाद देते हैं उसमें ऐसा लगता है कि इस धन्यवाद के साथ में कहीं हाथ बात तो नहीं चला रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, ईमानदार लोगों को धन्यवाद देना चाहिए और राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी दिल से होनी चाहिए, आवाज दिल से आनी चाहिए, सच्चाई व्यक्त होना चाहिए। ठीक है, पार्टियों के अपने प्रतिबंधन, तो फिर जाके आप दिल से क्यों नहीं बोल रहे? भाई सरकार ने कई चीजें बेहतर की इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस बजट के अंतर्गत 157 मेडिकल कॉलेज खुले, उनके साथ में 157 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। क्या ये सराहना का बिंदु नहीं है? मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पूरा अभियान चलाने की बात कही है। क्या इसके लिए सरकार की सराहना नहीं होनी चाहिए? अगर 47 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के अलावा 3 साल तक उन्हें भत्ता देने की व्यवस्था की जा रही है, क्या इसके लिए सराहना नहीं करनी चाहिए? आप सुनीता जी के संदर्भ में तो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें सच बोलना चाहिए, राजनीतिज्ञों को सच बोलना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद तो डॉक्टर अजय उपाध्याय से भी कर सकता हूं। आप भी सच बोलिए, आप भी ईमानदार रहिए। ये सरकार के खिलाफ ही बोलने के लिए थोड़ी, आप कभी तो सच भी बोलिए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये कहावत हम सबने सुनी है, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। उस मैं आता हूं सुनीता जी, एक बार अजय जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके पास ही आता हूं जी। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, क्या जब लोगों की महंगाई से मौत हो जाए उसके बाद यदि कोई आप बात कर भी रहे हैं तो उसका क्या मतलब? आप बताइए ना। पूरे बजट को आप उठाइए और देखिए कितनी बार महंगाई पे चर्चा करने का, महंगाई को कम करने का प्रयास करने का कोई बात हुआ हो। रसोई गैस, दूध, दाल, आटा किससे जुड़ा हुआ है? हमारे आपके सामान्य गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दलित पिछड़े वर्ग की बात है, आदिवासियों की बात है। बजट उठाइए और देखिए पिछले साल और इस साल का बजट का अंतर कितना है, कितना कम हो गया है। मनरेगा सबसे गरीब लोगों के लिए है जो गांव में काम करके अपना आजीविका चला रहे हैं। कोविड के टाइम में तो वही सबके जीने का आधार था। उसमें 38,466 करोड़ का कम कर दिया बजट। आखिर क्या कहां जाएंगे वो लोग? शिक्षा स्वास्थ्य की बजट भी कोई बढ़ाया नहीं है, कमी की है। किसानों के लिए अजय जी, मेरा एक सवाल है आपसे, और एक नहीं बल्कि 2 सवाल हैं। आपने बहुत बढ़िया मुहावरे का इस्तेमाल किया, लोकोक्ति का इस्तेमाल किया, का वर्षा जब कृषि सुखाने। ये कभी श्रीलंका हो गया, आइए ना, पाकिस्तान भी घूमे आइए, तब पता चलेगा सूखा क्या होता है। हिंदुस्तान में भी इतने बुरे हालात नहीं है कि आप कह दो का वर्षा जब कृषि सुखाने। एक तो ये है। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं, कब तक मनरेगा के भरोसे पे ही हम अपने गांव में रहने वाले लोगों की जीवन काटने की उम्मीद करें? क्या पर्याप्त है कि 365 दिन होते हैं? ये 365 दिन में मनरेगा के तहत आपको 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। आभारी रहो, देखो तुम्हारे जीवन को हमने कितना ताड़ दिया। क्या सरकार का दायित्व इतना ही भर है? अगर कौशल विकास योजना के माध्यम से उन लोगों को भी अवसर मिले, 47 लाख युवाओं को अवसर मिलने की बात अगर कही गई है, तो क्या मनरेगा पे ही टिके रहे? आपके समय पे मनरेगा एक अच्छा प्रयोग था, पर क्या चाहते हैं आप? 2005-6 में शुरू हुई मनरेगा जीवन पर्यंत इस देश में बनी रहे। लोग इस बात पर आपकी जय जयकार करें कि 365 दिन में 100 दिन गड्ढा खोदने के एवज में हमें 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी मिल जाती है। इसके लिए हमें सरकार का आभारी होना चाहिए। क्या यही देश बनाने के लिए हमें? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब। पहला प्रश्न जो आपने किया कि पाकिस्तान और श्रीलंका, क्या हम अब पाकिस्तान और श्रीलंका से अपनी तुलना करने की स्थिति में है 2023 में आने के बाद? क्यों, क्या आपत्ति की बात है? एक साथ दोनों देश आजाद हुए थे भाई। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। आज पाकिस्तान कहां है, हिंदुस्तान कहां है? आपका भी उसमें योगदान है। आप इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं तो बात अलग है। बहरहाल, सुनीता दुग्गल जी को कुछ परेशानी थी जब डॉक्टर अजय उपाध्याय टिप्पणी कर रहे थे। सुनीता जी का हस्तक्षेप मुझे सुनना है। जी सुनीता जी। जी जी
हिमांशु जी, मुझे लगता है कि इनको अपना वो समय याद आ रहा है कि जब 2-2 ढाई-ढाई रुपए के चेक ये अपने किसान भाइयों को देते होते थे। आज 70,000 करोड़ रुपया ग्रामीण आवास योजना के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया जा रहा है। 1 करोड़ किसान भाइयों को जो है वो जो मिलेट्स उगाते हैं उनको ये दिया जा रहा है कि वो सरकार उनको सहायता करेगी। सरकार की तरफ से जो है वो जो यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं ताकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो हमारे छोटे किसान हैं वो अपने प्रोडक्ट वहां पर जाकर बेच सकें। तो मुझे लगता है कि ये उनको ये समय पुराना अपना वो याद आ रहा है कि जब किसी के पास टॉयलेट नहीं थे। 11 करोड़ के करीब टॉयलेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं पूरे देश के अंदर। महिलाओं की क्या हालत थी इनके समय में, इनको वो समय में मुझे लगता है कि वो समय इनको याद आ रहा है। क्या हमारी बेटियों की जो है उस समय में हालत होती थी। कोई स्कूल के नाम पर कितने एम्स जो है वो बने हैं, मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुलने जा रहा है। 157 मेडिकल कॉलेज बने हैं और 157 जो है वो उसके पैरेलल जो है वो नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की जा रही है। तो कई सारे प्रावधान इसमें हैं। बहरहाल मैं इस बातचीत को समेटने की कोशिश करता हूं। अभिषेक राजाराम जी के पास चलता हूं। अभिषेक की अपेक्षाएं तो बहुत तेरी होती हैं, पर जैसे सुनीता जी बात कर रही थी कि संसाधन तो सीमित है, उसमें ही प्रावधान करना है। तो आपसे जानना चाहता हूं, एक विसंगति की ओर तो आपने बहुत सुंदर इशारा किया कि कॉर्पोरेट टैक्स 22%, इंडिविजुअल टैक्स 39%। आदमी को लगता है कि व्यक्ति होने के स्थान पे कंपनी हो जाता तो जीवन में ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आपसे जानना ये चाहता हूं कि जो सरकार के पास संसाधन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं, क्या सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प मौजूद हैं? क्या सरकार नीति के स्तर पर कहीं गलत है जिसे सुधारने की जरूरत है? सीधा सवाल। जो 2019 से फाइनेंस मिनिस्टर बजट देती आई है, उन सब में सबसे अच्छा बजट यही है, क्योंकि जितने साधन उनके पास थे, सीमित साधन थे, और उन्हें रिफॉर्म्स की बात नहीं करनी थी और हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देना। देखिए, जो 2 साल जो कोरोना में खराब हुए हैं जी, उसका खामियाजा तो देश को काफी साल तक भुगतना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हम रिकवरी कर गए हैं जी। तो जो 2 साल में हम पीछे गए हैं उसकी वजह से जो इनकम नहीं है, वही तो एक रीजन है ना कि हमें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है फ्री में जी। तो उस हिसाब से ये बजट कंसीडरिंग ऑल सर्कमस्टेंसेस सबसे बढ़िया बजट है इस दौर में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसमें और कुछ नहीं हो सकता। अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा नहीं किया हमारे डॉक्टर अजय उपाध्याय के साथ। पिछली टर्म में जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपकी बातचीत से डॉक्टर अजय उपाध्याय बहुत उत्साहित हुए थे। उन्होंने निष्कर्ष दिया था कि देखो आपके सारे पैनलिस्ट मिलकर बता रहे हैं कि इन्होंने क्या बर्बादी की। तो आपने सब गड़बड़ कर दिया। आज आपने इस दौर में बोल दिया कि जितने बजट प्रस्तुत हुए ये सबसे अच्छा बजट है। बड़ी दिक्कत हो गई। आप देखिए, मेरी समझ, देखिए मैं स्पेड को स्पेड बोलूं। जब आप कहेंगे भाई जो सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा, सही होगा तो सही बोलूंगा, गलत होगा तो गलत। जैसी गेंद होगी वैसा बल्ला घुमाएंगे। अभिषेक राजाराम जी ऐसा बोल रहे हैं। कुछ कहेंगे अजय उपाध्याय जी को लगा कुछ कह दो। जी अजय जी। अभिषेक जी ने जो कहा है अभी तक का तुलनात्मक पिछले 7-8 वर्षों के संदर्भ में हो सकता है बोल रहे हो कि अभी तक जो सरकार ने इससे पहले भी जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणाएं की थी, कितने मिले परवानी साहब को, चेंबर ऑफ कॉमर्स के वो अध्यक्ष हैं, उनको ज्यादा समझ होगी इसकी। एमएसएमई का कैसे हाल सुधरा भी उनको समझ है। और अभिषेक जी तो इकोनॉमिस्ट हैं, तो हो सकता है तुलनात्मक पिछले वादों को संदर्भ में कह रहे हो कि ये वादा थोड़ा और अच्छा है। आगे क्या होगा, वादा है, वादा तो मिलाकर वादे तो कभी। अजय उपाध्याय जी भी इस पे आ गए कि बजट का तो पता नहीं, पर वादे हो सकता है कि इस बार के सबसे अच्छे हों जो पिछले 8 बार के थे उसके मुकाबले। तो वादे के स्तर पर तो अब डॉक्टर अजय उपाध्याय भी कुछ कन्विंस है। सुनीता जी उत्साहित है। जी सुनीता जी, क्या हुआ? हिमांशु जी, इनके समय में मुझे याद है कि 100 अगर रेलवे के प्रोजेक्ट होते थे उनमें से 99 जो धरातल पर दिखते नहीं थे। ये भूल गए उस समय को। और आज हमारे रेलवे का, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालात हैं। लोग इतने खुश हैं। आइए सिरसा की बात करें ना, सिरसा के किसान बहुत खुश हैं। यहाँ सिरसा से लेकर और दिल्ली तक आने के लिए जो रोड है, इनके समय में उसकी क्या हालत होती थी। कम से कम 6 से 7 घंटे लगते थे। आज 3 घंटे के अंदर हम दिल्ली से सिरसा पहुंच जाते हैं और ये बात करते हैं। अपने समय को तो अगर ये ना ही याद दिलवाएं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और लोग भी नहीं याद करना चाहते इनके समय को।
क्या बात आज है, बात आपके लिए तो मदद ही रही। अगर आप बता रहे इनका समय इतना खराब था तो आपको याद कराते रहना चाहिए भाई, इनका समय कैसा था और आज का समय कैसा है। आप उसे भुलवा देंगे तो आपका कैसा काम चलेगा सुनीता जी? आपको तो बिल्कुल बाकायदा याद कराना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। बहरहाल मैं इस चर्चा को समापन को ले जाना चाहता हूं। एक बार फिर प्रवीण कुमार जी, आपके पास आखिरी टिप्पणी के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें टैक्स संबंधी तमाम प्रावधानों की बात की जा रही है और उसमें सरलीकृत की बात की जा रही है, फॉर्म सरलीकृत की हम पहले भी बात कर रहे थे। ये सरल फॉर्म सरकार ने पहले भी कहा था, अब कहा जा रहा है कि हम और सरल करेंगे। तो पिछले कुछ समय से लोगों का अनुभव यह था कि सरल हुआ क्या और जटिल हो गया, तो और डर लग रहा है। आज फिर कह दिया है और सरल करेंगे, मतलब और कठिन तो नहीं कर देंगे। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे मैंने बोला कि जलेबी की तरह है, तो मेरे भी आई एम ऑल्सो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि ये और सरल जो है वो दूसरे तरीके का सरल ना हो जाए। हमारे लिए तो अच्छा होगा, बट एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हम लोगों के लिए एज ए प्रोफेशनल तो इट विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी अगर ये वाकई में उस तरीके का सरल बन जाता है। तो कुल मिला के अगर वाकई उस तरीके का सरल हो गया तो सीए के संदर्भ में मान सकते हैं कि उनके व्यापार, उनके काम, उनके धंधे की दृष्टि से बड़ा इजाफा होने वाला है, क्योंकि सरकार फार्म को कुछ और कर दे रही है। बहरहाल अब मैं आखिरी बातचीत के लिए आपके पास अमर परवानी जी रुक कर रहा हूं। असल में क्या है, जो व्यापार जगत है ना, वो ऐसा है, वो कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है। आपके संदर्भ में जितने भी प्रावधान कर दो फिर भी आपको लगता है ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ईमानदारी से बताइए, जो सोच रहे थे यार इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, उसके मुकाबले कुछ हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीदों से ज्यादा पाया या उम्मीदों से कम पाया? देखिए, जैसे राजाराम जी जो बोल रहे थे कि जो कोविड के बाद का जो ये बजट है, तो चाहे स्टेट हो या कोई भी स्टेट हो या सेंट्रल हो, उसके हिसाब से मैंने पहले ही बोला कि काफी संतुलित बजट है। और इंफ्रा में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और जीडीपी में अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल्स व्यवसाय से आता हूं, तो जो ग्रीन की तरफ मैडम ने बोली जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी करीब 18,000 करोड़ के आसपास का प्रावधान है। और ये आपका स्क्रैप पॉलिसी में भी स्टेट को कुछ मदद करने की बात है। देखिए, अभी एक एक्सपेक्टेशन होता है और एक एक्चुअल होता है। तो एक्चुअल में जो डिमांड क्रिएशन वाली बात है, उसमें ट्रेड इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है। और मैं समझता हूं कि एक संतुलित बजट है और सबको छुआ गया, ऐसा मैं मानता हूं। तो कुल मिलाकर हम पूरी बातचीत के अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि ये बजट सबको निराश कर दे रहा है। इस बजट ने एक उम्मीद जगाई है और इसमें एक दृष्टिकोण भी दिखता है। सबसे बड़ा दृष्टिकोण जो दिख रहा है वो है शोध के संदर्भ में। इस बजट में प्रावधान किया कि 5G के संदर्भ में हम 100 लैब्स स्थापित करेंगे। इसमें बताया गया कि मेडिकल उपकरण के संदर्भ में भी हम लैब्स की स्थापना करेंगे। कृषि के क्षेत्र में शोध की भी बात कही गई है। ये देश पहले शोध कार्यों के चलते ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहा है। पिछले कुछ समय में हमने शोध के संदर्भ में अपनी कोशिशों को ढीला किया हुआ था। इस बार के बजट में शोध पर ध्यान देने की बात कही गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जिसके संदर्भ में अमर परवानी ने कहा वो है इंफ्रा पर जोर। पिछले कुछ समय पे इंफ्रा पर जोर है। सड़कें बन रही हैं, नई रेल लाइनें बन रही हैं और इनके बनने का मतलब है हर क्षेत्र में संभावनाओं का बनना। जब इंफ्रा पे जोर है तो इसका मतलब है कि लोहा, सीमेंट, सरिया, इसके संदर्भ में डिमांड बनना। इनकी डिमांड बनने का आशय नए रोजगार के अवसर पैदा होना। लेकिन इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात है लोगों को राहत पहुंचाने के संदर्भ में। अगर मनरेगा के संदर्भ में बजट के प्रावधान घटाए गए हैं तो ये विकल्प तो दिखे कि उन लोगों को आजीविका के लिए दूसरा प्रबंध सरकार कर क्या रही है। सरकार को यह भी बताना होगा कि बचत के संदर्भ में अगर आप खत्म कर देंगे लोगों की दिलचस्पी को, तो आगे चल के लोग करेंगे क्या? पीएफ पर पहले ही सरकार टैक्स लगा चुकी पिछले बजट में। अब आपने बचत के संदर्भ में कोई टैक्स छूट देने से भी इंकार कर दिया है। यह खतरनाक स्थिति देश के संदर्भ में हो सकती है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? सवाल है। बहरहाल इस बजट के संदर्भ में अभी और विवेचना की जरूरत है। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बजट को तात्कालिक रूप से समझाने के लिए हिस्सा बनने का। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर उम्मीद को व्यक्त करता है। जब भी कोई नई चीज आए तो उसके संदर्भ में नाउम्मीद क्यों हुआ जाए। तो हमारा शेर ये कहता है कि इतने मायूस तो हालात नहीं, इतने मायूस तो हालात नहीं, लोग किस वास्ते घबराए। जान निसार अख्तर ने जो ये बात कही थी, ये विपक्ष पर बड़ा सटीक बैठता है। विपक्ष का हर नेता बता रहा है अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चिंता मत कीजिए, इतना भी बुरा नहीं है। बहुत संभावना इस देश में बाकी है और ये देश केवल किसी सरकार के भरोसे नहीं बल्कि 137 करोड़ लोगों की हिम्मत के भरोसे है। उस हिम्मत पर भरोसा रखिए।
इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए